एक सैलरीमैन रीइंकार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में और बनता है ओवर पावर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो। लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें और भी ज्यादा जादुई ताकत चाहिए। लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और हैरान होकर चिल्ला पड़ता है, क्या ये चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम 5 में बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई है, यानी कि लियाम की बहन। इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या ये कोई सपना है। फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है तब वो उठते ही कहता है, ये सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में है उसका नाम लियाम हैमिल्टन है, हैमिल्टन फैमिली का 5वां बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी वो लियाम की छोटी बहन के पैदा होने की खुशी में थी। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है कि उसे यहाँ जितनी भी ये जगह दिखाई दे रही है वो हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। ये है हैमिल्टन परिवार का 4था बेटा ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो लियाम को बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की कगार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेंगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो 3री पीढ़ी है, और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल ब्रीबिट परिवार का मुखिया बनेगा तब 4थी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह से इनके पिता और एल ब्रीबिट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाएं। लेकिन मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ लियाम की उम्र 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आते हैं। आते ही वो कहते हैं, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और ये बात सुनते ही लियाम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन तभी ब्रूनो उसे बताता है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से 1 शख्स ही मैजिक का यूज कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियाम बहुत खुश होता है और उसके लेसन्स खत्म होते ही वो अपनी मेट के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे लाइब्रेरी दिखाओ। जिसके बाद वो मेट लियाम को लाइब्रेरी में लेकर आती है। लियाम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक किताब उठाता है, क्योंकि अपने स्टडी लेसन्स के जरिए उसे पता चला है कि मैजिक का यूज करने के लिए आपको ग्रिमोर की जरूरत पड़ेगी, और इनकी इस लाइब्रेरी में ग्रिमोर्स हैं। लियाम यहाँ फायर मैजिक की ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसके बाद फोकस के साथ मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि लियाम बहुत ही आसानी से मैजिक का यूज कर लेता है, जो देख उसकी मेड उसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद लियाम अपने पिता से इजाजत मांगने आता है कि वो ग्रिमोर का यूज कर सके। उसके पिता कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। शायद से लियाम के पिता उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी लियाम बहुत खुश होता है कि उसे इजाजत मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दिन और रात ग्रिमोर्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो मैजिक के बारे में सीखेगा वो उतना ही बेहतर तरीके से मैजिक का यूज कर पाएगा। और इसके बाद लियाम अपने घर से थोड़ा दूर आकर फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा आसानी से कर भी लेता है। और वो ये भी जान चुका है कि जब आप मैजिक को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तब आपको उसका यूज करने के लिए ग्रिमोर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लियाम अपने भाई ब्रूनो को मैजिक यूज करके दिखाता है, वो भी ग्रिमोर के बिना, जो देख ब्रूनो काफी हैरान होता है और लियाम से उस ग्रिमोर को लेकर उसे पढ़कर वो भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं उन्हें भी सही से मैजिक कास्ट करने के तरीके को सीखने में 1 साल लग जाता है। यानी कि लियाम की बॉडी शुरुआत से ही मैजिक के लिए योग्य थी। तभी ब्रूनो कहता है, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें राज्य में काफी अच्छी पहचान मिल सकती है, लेकिन क्या तुम परिवार के मुखिया बनना चाहते हो। लियाम कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, बड़े भाई को गुस्सा मत दिला दियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर मैजिक अच्छे से सीखने के बाद लियाम आइस मैजिक सीखने के लिए बहुत बेताब था। लेकिन तभी उसके पास उसके पिता आते हैं। उन्हें पता चला है कि लियाम मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो लियाम को मैजिक दिखाने को कहते हैं। लियाम यहाँ आइस मैजिक से इस ग्रिमोर को जमाने लगता है, जो देख वो कहते हैं, ओह तो तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसके बाद लियाम बिना ग्रिमोर के उन्हें फायर मैजिक यूज करके दिखाता है,
जो देख वो भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हंसते हुए कहते हैं, बस 1 ही महीने में तुमने इतना सब सीख लिया, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। लियाम, तुम जितनी चाहे उतनी ग्रिमोर्स का यूज कर सकते हो। जो बात सुन लियाम खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक सर्वेंट वहां आकर लियाम के पिता को कुछ कहता है। जो सुन लियाम के पिता कहते हैं, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो। और इसके बाद हम लियाम को पहाड़ी पर देखते हैं। लियाम सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी बैठा दिखाई देता है। लियाम को देख वो कहता है कि तुम तो हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे हो, है ना? हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है। चलो अब मुझे जेल में डाल दो। लियाम कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो आदमी कहता है, हाँ, तुम एक बच्चे जो हो, क्या तुम यहाँ जादू सीखने के लिए आए हो? मैजिक को सीखने का सबसे अच्छा रास्ता लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। लियाम कहता है, हाँ, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यह आदमी कहता है, मैजिक सीखने का एक और अच्छा रास्ता है। उसकी बात सुन लियाम उसके पास आता है और अब वो आदमी लियाम को एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करके दिखाता है। एक साथ 5 प्रकार के मैजिक को कास्ट करो जिससे तुम्हारा वक्त बचेगा। लियाम पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, प्लीज मुझे सिखाओ ना। ये देख वो आदमी कहता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, तुम दूसरे नोबल्स की तरह घमंडी नहीं हो। लियाम मन में कहता है, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ ही नहीं। और इसके बाद वो आदमी लियाम को सिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो लियाम को जमीन पर एक डायग्राम बनाने को कहता है। लियाम अपने दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग टाइप के डायग्राम बना लेता है। जो देख वो आदमी कहता है, बहुत अच्छे, अब अपने दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम कॉन्सेंट्रेट करता है और इसके बाद वो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग अलग फायर स्पेल कास्ट कर लेता है। जो देख वो आदमी भी हैरान हो जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक साथ अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करने की टेक्निक को मिस्टिक कहते हैं, जो 10 लाख में से सिर्फ एक के पास ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स को भी आसानी से कास्ट कर लेता है, लेकिन बस पल भर के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि वो एक साथ 3 स्पेल्स को कास्ट कर पाए। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा करना सीख जाएगा और इसके बाद वो आदमी लियाम को उसकी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीखने को कहता है। वो लियाम को वहीं बैठा लेता है और जमीन पर अलग अलग प्रकार के साइंस बनाकर लियाम से पूछता है कि ये क्या है। लियाम कहता है, प्राइम नंबर्स। वो आदमी कहता है, ये जो टेक्निक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही काम करती है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में तो ये आदमी भी नहीं जानता। जब लियाम उन्हें सीखना शुरू करेगा तब उसे पहली दिक्कत चौथे चरण में आएगी। इसीलिए लोग अक्सर चौथे या छठे चरण में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस को पार करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि जब तुम 4th स्टेज को पार कर लेते हो तब तुम्हें वो अनुभव मिल जाता है जिससे तुम छठे पड़ाव पर अटकोगे नहीं, लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आएगी 9th स्टेज पर, क्योंकि ये नंबर तुम्हें फंसा लेगा। जिसके बाद ये आदमी अपने हर एक प्रकार के मैजिक स्पेल को कास्ट करके दिखाता है और हम देखते हैं कि एक साथ ये इतने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, यानी कि ये इस वक्त 13वें चरण तक है और इसे लगता है कि ये 16वें चरण तक पहुंच सकता है, क्योंकि 13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है। जिसके बाद ये आदमी कहता है, तुम इस वक्त बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे क्या तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनी ये आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रिमोर कह सकते हैं, एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रिमोर्स की मैजिकल पावर है। जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिकल पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है। लेकिन अगले ही पल में लियाम देखता है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका है और तभी वहाँ लियाम की मेड आ जाती है और वो उसे आकर बताती है कि एक बड़ा ही अजीब आदमी हैमिल्टन परिवार के इलाके में देखने को मिला है। साथ ही वो लियाम को यहाँ एक ग्रिमोर भी देती है जो लियाम के पिता ने लियाम तक पहुँचाई है। ये एक समनिंग मैजिक की ग्रिमोर है। और इसके बाद लियाम की मेड वहाँ से जैसे ही जाती है, लियाम के पीछे वो आदमी फिर से आ जाता है और वो लियाम को बताता है कि वो यहाँ से कहीं गया नहीं था, बल्कि सच में गायब हो गया था। इस मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुक पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाऊंगा, इसी समनिंग ग्रिमोर का। लियाम देखता है कि इस ग्रिमोर में एक लो लेवल फायर स्पिरिट सैलामेंडर को समन करने का स्पेल होता है। वो आदमी कहता है, इस रिंग के जरिए इस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद लियाम ऐसा ही करता है। वो इस स्पेल को कास्ट करता है और उसके सामने प्रकट होता है सैलामेंडर और वो सीधा इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। इस रिंग में ग्रिमोर्स की पावर को एब्सॉर्ब करने की ताकत है। ये जान लियाम कहता है, आप मुझे इतनी कीमती चीज दे रहे हैं? वो आदमी कहता है, ये इतनी भी कीमती नहीं है,
हाँ, लेकिन इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी ग्रिमोर्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेंगी। जिसके बाद लियाम कुछ और लो लेवल स्पिरिट्स को सम्मन करता है और उन्हें भी ये अंगूठी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही लियाम ऐसा करता है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वो जमीन पर लिख कर गया है कि ऐसे ही मैजिक की प्रैक्टिस करते रहो और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। लियाम कहता है, मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन था, लेकिन यही मेरे मास्टर थे। अब इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लियाम फ्लेम कटर नाम के फायर मैजिक का यूज करके एक ही बार में बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और इसके बाद जीनोम नाम की एक स्पिरिट को सम्मन करता है, लकड़ियों को मिट्टी की बॉल में दबा देता है और उन्हें आग पर पकाने लगता है और फिर विंड स्पिरिट को बुलाकर इसमें हवा लगवाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम ने उन लकड़ियों को कुछ इस तरह क्रिस्टलाइज कर दिया है। तभी लियाम का भाई ब्रूनो वहाँ आता है। लियाम के हाथ में इस लकड़ी को देख वो देखने लगता है कि ये क्या है। ये तो व्हाइट चारकोल है जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता, लेकिन ऐसा व्हाइट चारकोल किसी फर्नेस के बिना बना पाना नामुमकिन है और तुमने ये अपने मैजिक से कर दिया। मैं हैरान हूँ। और ये है लैक्रो क्रिस्टल्स, इनसे मैजिक पावर रिकवर होती है और लियाम ने इन्हें भी अपनी मैजिक पावर से बनाया है। ये जान ब्रूनो कहता है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। वैसे मेरी शादी होने वाली है एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में। वो हमारे परिवार से करीब हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे आजादी रहेगी। लियाम ये जानकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन तभी ब्रूनो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होते ही हमारे पिता से एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि हमारे पिता को एक लड़की चाहिए थी ताकि वो उसकी शादी किसी नोबल परिवार में करा के अपने नोबल स्टेटस को बचा सकें। लेकिन तुम पैदा हुए। अब इसी बात से परेशान होकर हमारे पिता ने 1000 सैनिकों की आर्मी के साथ उस ताकतवर मॉन्स्टर को हराने का तय किया जो हमारी ही जागीर में कैद था। लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उनके 90% सैनिक मारे गए। और अब मुझे लगता है कि हमारा हैमिल्टन परिवार अपना सब कुछ खोने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी में आजादी पा सकते हो। और ये कहकर ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उस व्हाइट चारकोल और क्रिस्टल्स को एक दुकान में आकर बेच देता है और यहाँ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो खुश होता है। लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन क्योंकि अब उसे भूख लगाई थी, इसीलिए वो एक ठेले पर खाना खाने के लिए आता है और जब वो ये खाना खाता है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लियाम अपने घर के किचन में आता है और अपनी मेट से उसके लिए कुछ नया बनाने को कहता है। लियाम उसे नूडल्स देता है और उनमें गर्म पानी डालने को कहता है और कुछ देर बाद ये दोनों नूडल्स खाते हैं, जिसका स्वाद इन्हें पसंद आता है। लियाम बताता है कि नूडल्स बनाना बहुत आसान है। तभी शेफ पूछता है कि इस डिश का नाम क्या है। लियाम बताता है कि इंस्टेंट रामेन और लियाम को पूरा यकीन होता है कि उसका ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर होगा। इसीलिए वो एक व्यापारी के पास इसका व्यापार करने आता है, लेकिन वो इसे बेचने से मना कर देता है क्योंकि लियाम हैमिल्टन परिवार का 5वां बेटा है और सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने की इजाजत है। जो बात सुन बेचारा लियाम यहाँ से चला जाता है और तभी अंदर से उसका सबसे बड़ा भाई एल्ब्रिबिट बाहर निकलता है। वो लियाम को उसकी मन मर्जी का काम नहीं करने दे सकता और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि लियाम ने आखिर इन मैजिक क्रिस्टल्स को क्रिएट कैसे कर लिया। दूसरी ओर लियाम जो सोच रहा था कि अब उसे बिजनेस करने के लिए एक एडल्ट बनना होगा, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियाम अपना प्रोडक्ट बेचने का मन बना चुका था। जिसके बाद लियाम पहाड़ी पर आकर मैजिक की मदद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाता है जिसमें वो अपना सारा सामान रखने लगता है, जैसे नूडल्स, व्हाइट चारकोल, और वो इन्हें जब चाहे निकाल भी सकता है। और लियाम ने स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसके बाद लियाम एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट समनिंग, क्योंकि 2 टाइप के समनिंग मैजिक होते हैं, स्पिरिट समनिंग जिससे स्पिरिट समन होती हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट समनिंग जिसमें लिविंग क्रिएचर्स समन होते हैं। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट समनिंग का ही यूज करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट वो खुद होता है। कॉन्ट्रैक्ट समनिंग लियाम यहाँ खुद को ही समन करने का सोच रहा है और हम देखते हैं कि लियाम ऐसा कर भी लेता है। दोस्तों, राइट वाला है असली और लेफ्ट वाला है एक इल्यूजन। जिसके बाद हमें हैमिल्टन परिवार का बॉर्डर दिखाया जाता है। लियाम यहाँ से निकल चुका है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, वहीं उसका इल्यूजन यहीं परिवार में रहेगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आइटम बॉक्स की मदद से दोनों लियाम किसी भी सामान को एक से दूसरे के पास भेज सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि असली लियाम घर पर है जो कि प्रोडक्ट बनाता है और लियाम का इल्यूजन दूसरे राज्यों में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। और इसी बात से लियाम बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्लाकर कहता है, मैं एक आजाद जिंदगी जीऊंगा। एंड एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दोनों लियाम्स को एक साथ देखते हैं और ये दोनों लियाम एक साथ मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हैं
जिससे जंगल में धमाका होता है। लेकिन तभी लियाम किसी के आने की आवाज सुनता है और वो अपने इल्यूजन को गायब कर देता है। यहाँ लियाम का बड़ा भाई एल ब्रीबिट आया था। वो कहता है, लियाम, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मैजिक का यूज करने में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। वैसे तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? एल ब्रीबिट यहाँ सोच रहा है कि लियाम उसकी जगह लेकर अगला फैमिली हेड बनना चाहता है। ये सब जानकर लियाम कहता है, मैं बस एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर पाऊँ। जो सुन एल ब्रीबिट मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लियाम को हंटर्स गिल्ड के सामने देखते हैं। हंटर्स गिल्ड ऐसी जगह है जहाँ पर हंटर्स मॉन्स्टर्स और बीस्ट का शिकार करते हैं। लियाम हंटर्स गिल्ड के अंदर आता है। उसे देख कुछ लोग कहते हैं, ये खेलने की जगह नहीं है बच्चे। लेकिन गिल्ड मास्टर लियाम को देख कहता है, मुझे मिस्टर एल ब्रीबिट ने तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम्हें कोई मिशन देने से पहले मैं तुम्हारी काबिलियत को चेक करना चाहता हूँ। अपने किसी स्पेल को कास्ट करो जिसमें तुम माहिर हो। चलो मुझ पर हमला करो। लियाम इस वक्त अपनी मैजिक पावर से अपना एक इल्यूजन बहुत दूर किए हुए हैं, इसीलिए वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो जितनी भी मैजिकल पावर दिखाता है उसे देख गिल्ड मास्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक लाइसेंस दे सकता हूँ। जिसके बाद लियाम अपना बी रैंक लाइसेंस लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है। मेरा नाम आसुना एक्वेज है और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम साथ में हंटिंग करें। ऐसा करने से हम दोनों ही ज्यादा सेफ रहेंगे। और लियाम आसुना की बात मान लेता है क्योंकि उसे आसुना जैसी लड़कियां काफी पसंद हैं। जिसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ ए रैंक या उससे हाई रैंक के हंटर्स को ही मिशंस लेने पड़ते हैं। बाकी सब अपनी मर्जी से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल में आसुना अपनी तलवारें निकाल लेती है क्योंकि इनके सामने एक भेड़िया आ चुका था। वो एक नहीं था, इन्हें चारों ओर से भेड़ियों ने घेर लिया है। लेकिन तभी लियाम कहता है, तुम इन्हें खत्म कर देना। और इसके बाद लियाम अपनी मैजिक पावर से काफी सारे जीनोम्स को सम्मन करता है जिन्हें ये भेड़िए दबा लेते हैं। लेकिन तभी ये जीनोम्स फूलना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से सभी भेड़िए कुछ इस तरह फंस जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसुना इन पर हमला कर देती है और इसके बाद इन सभी भेड़ियों को हंटर्स गिल्ड तक लाया जाता है। आसुना गिल्ड मास्टर को बताती है कि ये 42 भेड़िए हैं। अब क्योंकि ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं इसीलिए गिल्ड मास्टर इन्हें एक मिशन देना चाहते हैं। अगले सीन में हम आसुना और लियाम को कहीं जाते हुए देखते हैं और आसुना काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है। इस रास्ते से एक बहुत ही मशहूर इंसान गुजरने वाला है, इसीलिए गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि ये दोनों इस मॉन्स्टर को हरा दें, एक जाइंट कैटरपिलर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की बॉडी में मैजिक स्टोन्स होते हैं और इन्हीं की मदद से मॉन्स्टर्स मैजिक या हाई लेवल कॉम्बैट स्किल्स का यूज कर पाते हैं। इसीलिए ये मामूली बीस्ट से बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज लियाम अपनी पूरी ताकत के साथ आया है। आज उसने अपना इल्यूजन हटा दिया है और इसके बाद जब वो जाइंट कैटरपिलर इनके सामने आता है तब इनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर होता ही नहीं। इसीलिए इन दोनों को वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। आसुना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर तब तक मरेगा जब तक उस पर कोई बड़ा सा मीटियोर आकर ना गिरे। लियाम कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसुना उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लियाम अपने आइटम बॉक्स में से एक बड़ा सा पत्थर निकाल के इस कैटरपिलर की ओर फेंकता है और ये मॉन्स्टर उसके नीचे ही दब जाता है, जो देख आसुना हैरान हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, वो भी एक नहीं दो। लेकिन वहाँ मौजूद हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इन दो बच्चों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराया है। तभी आसुना कहती है कि कोई बहुत जरूरी इंसान यहाँ पर आने वाला है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिवॉर्ड का 5 गुना ज्यादा दूंगा। जो सुन ये दोनों खुश हो जाते हैं और फिर इसके कुछ दिन बाद वो जरूरी शख्स इनके शहर में आता है और यहाँ पर लियाम का भाई एल ब्रीबिट भी आया हुआ था और वो लियाम से ये कहकर चला जाता है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लियाम मन में कहता है, एक बड़े भाई के लिए उसके सिबलिंग्स उसके लिए बस परेशानी होते हैं और कुछ नहीं। तभी आसुना भी कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, कितना अजीब था। तभी घोड़ागाड़ी से वो जरूरी शख्स बाहर निकलता है। उसके स्वागत के लिए लियाम के पिता और उसका बड़ा भाई खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो जरूरी शख्स लियाम की ओर देखता है। आसुना खुश होकर कहती है, अगर एक जरूरी शख्स ने हम पर ध्यान दिया तब हमारी पहचान और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले सीन में हम उस जरूरी शख्स और लियाम को आमने सामने बैठा देखते हैं। मेरा नाम जेम्स स्टैनली है और तुम हैमिल्टन परिवार के 5वें बेटे हो। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रेमोंड के साथ क्या नाता है। तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी रेमोंड की है। लियाम को याद आता है वही शख्स जिसने उसे जादू के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई हैं। लियाम कहता है, ये अंगूठी मेरे मास्टर ने मुझे दी है। वो आदमी कहता है, मास्टर? और इसके बाद लियाम उसे पूरी कहानी सुनाता है। हंसते हुए ये आदमी कहता है,
ओह, तो उसने एक स्टूडेंट बना लिया है। और इसके बाद ये आदमी लियाम को अपने सबसे ताकतवर स्पेल के साथ अपने बटलर पर हमला करने को कहता है। वो देखना चाहता है कि लियाम कितना ताकतवर है। ये बटलर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इनकांटेशंस आपकी मैजिक पावर की अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं। इनकांटेशंस वो शब्द होते हैं जो आपकी आत्मा और दिल के साथ तालमेल खाते हैं। इसीलिए लियाम अपनी दुनिया की अपनी फेवरेट सिंगर्स को याद करता है और इसके बाद उनका नाम लेते हुए मैजिक मिसाइल से हमला करता है। इनकांटेशंस के बिना लियाम की लिमिट सिर्फ 7 है, लेकिन इनकांटेशंस के साथ वो बढ़कर 11 पहुंच जाती है और उसका ये स्पेल इतना ताकतवर होता है कि उससे उस बटलर की शील्ड टूट जाती है। जो देख जेम्स कहता है, बच्चे तुम तो बहुत ही होनहार हो और अगर तुम हंटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हो तब मैं तुम्हें एक नाइट का टाइटल दे सकता हूँ जिससे तुम्हें आजादी मिलेगी। और इसी तरह से लियाम को उसकी आजादी मिल गई, लेकिन एडल्ट होने तक उसे अपने परिवार के साथ ही रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिचुअली लियाम एक नाइट बन चुका है। जेम्स कहता है, तुम अब एक नाइट हो, लेकिन शायद ये बात तुम्हारे पिता को पसंद ना आए। वो तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीकों से भी अपने पिता की मदद कर सकते हो। तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स तुम्हारे परिवार की ही होगी। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि रेमोन ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, क्योंकि उसे मजाक करने की बहुत आदत है। ये सुन लियाम कहता है, कुछ दिन पहले जब मैं आइटम बॉक्स के स्पेल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तब लियाम एक तालाब के पानी को अपने आइटम बॉक्स में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स को चेक करता है और उसमें उसे उसके मास्टर यानी रेमोन का एक लेटर मिलता है। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो लियाम, इसका मतलब है कि तुमने आइटम बॉक्स को मास्टर कर लिया है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस तालाब में 100 किलो सोना था, मेरी ओर से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट। और अगर तुम्हें मेरा तोहफा पसंद ना आया हो तब तुम इस बारे में सोचना कि आखिर मैंने क्यों 100 किलो ही चुना। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट है। ये सुन जेम्स कहता है, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि वो सोना धुएं की एक परत है। तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट कुछ और है, वो कोई ऐसी चीज होगी जो इस सोने से बहुत कीमती होगी। ये सुन लियाम फिर से जंगल में उसी जगह आता है और अपने आइटम बॉक्स की मदद से उस तालाब का पूरा पानी फिर से आइटम बॉक्स में डाल लेता है और तालाब के अंदर आकर देखता है कि आखिर मास्टर का मतलब क्या होगा। उन्होंने पानी के अंदर 100 किलो सोना रखा गोल्ड डस्ट मिलाकर। 1 मिनट, मुझे शायद इसमें से गोल्ड डस्ट बाहर निकालनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम आइटम बॉक्स में से गोल्ड डस्ट बाहर निकालने लगता है और पूरी गोल्ड डस्ट के वहां आते ही वहां एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और फिर वहां एक खुफिया रास्ता निकलता है। जो देख लियाम कहता है, वाह, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है मास्टर। इसके बाद लियाम उस जगह के अंदर आता है। यहाँ उसके लिए एक ग्रिमोर और एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि लियाम, यही है तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट, ये मैक्सिमम लेवल ग्रिमोर। मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका, शायद तुम कर पाओ। उस ग्रिमोर को उठाकर लियाम कहता है कि इसमें किस तरह का मैजिक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इसी जगह पर उस ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसमें लियाम अनदर वर्ल्ड नाम के स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। लेकिन वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है और यहाँ पर लियाम ने इस अनदर वर्ल्ड स्पेल को कास्ट कर लिया है और अब उसके सामने एक शीशा आ गया है। लियाम उस शीशे के अंदर जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। लियाम पढ़ता है कि अनदर वर्ल्ड ये स्पेल एक अलग ही दुनिया का स्पेस क्रिएट कर देता है और उस जगह का साइज उस स्पेल का यूज करने वाले की मैजिकल पावर पर डिपेंड करेगा। अगर कास्टर की इजाजत ना हो तो उस जगह के अंदर कोई नहीं आ सकता और इसके अंदर लियाम सामान भी रख सकता है, यानी कि इसे हम आइटम बॉक्स का बड़ा रूप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर जिंदा जीव भी आ सकते हैं, जिस बात से लियाम तो बहुत खुश होता है। अब 1 महीने बाद आसूना और लियाम हंटिंग पर आते हैं और इनके सामने एक बड़ा मेंढक होता है। यहाँ पर लियाम काफी सारे सैलामेंडर्स को सम्मन करता है। ये एक साथ इस मेंढक पर हमला करते हैं, लेकिन इसका इस बड़े मेंढक पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद ये मेंढक एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। जो देख लियाम अनदर वर्ल्ड स्पेल कास्ट करके आसूना को लेकर उसके अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि इस मेंढक का ये इलेक्ट्रिक अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसके बाद वो मेंढक शांत हो जाता है। हमला देख आसूना कहती है, कितना खतरनाक हमला, ये तो हमें मार सकता था। लेकिन लियाम कहता है, अब हमला करने की बारी हमारी है। जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में उसी जाइंट फ्रॉग के मैजिक स्टोन को दिखाते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, क्योंकि ये एक ए रैंक जॉब थी और उसे इस बात का यकीन होता है कि लियाम तो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन आसूना, उसके लिए तो ये नामुमकिन है। बेचारी आसूना। लेकिन आसूना भी ये बात समझती थी कि वो लियाम से बहुत कमजोर है और उसे ताकतवर बनना होगा। जो सुन गिल्ड मास्टर कहता है, तो तुम इसकी फैमिलियर क्यों नहीं बन जाती? हमें पता चलता है कि किसी को फैमिलियर बनाने के लिए उस फैमिलियर का मॉन्स्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार इसकी फैमिलियर बनने के बाद
तुम इसके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकती और अपने मास्टर्स की ताकतों के अनुसार ही उसके फैमिलियर की ताकत भी बढ़ या घट सकती है। ये बात सुनते ही आसुना कहती है, लियाम चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लियाम कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुम किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं कर पाओगी। लेकिन आसुना को लियाम पर पूरा यकीन होता है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा और अगर उसने कुछ किया भी तब भी वो उसका बुरा नहीं मानेगी। अब इसके बाद लियाम अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार था, जिसका विटनेस खुद गिल्ड मास्टर होता है। सभी लोग बहुत हैरान थे कि भैया ये क्या हो रहा है। और इसके बाद आसुना लियाम के हाथ को किस करती है और आसुना को फिर अपने सामने काफी मैजिकल पावर दिखाई देती है और इसी तरह इनका ये फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बिजली की रफ्तार से आसुना लियाम के पीछे आ जाती है। लियाम के ताकतवर होने की वजह से आसुना भी अब ताकतवर हो चुकी है और आसुना की स्पीड मास्टर नाम की एक स्किल अवेकन हो चुकी है। जो सुन लियाम कहता है, मुझे इसके बारे में और रिसर्च करनी होगी, लेकिन मुझे इसके लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होगा। ये बात सुन आसुना लियाम को एक जगह पर लेकर आती है, इन मोहतरमा के पास। इनका नाम मिस जोडी है। ये एक वेटरन हंटर है जो अक्सर आसुना की मदद करती है और मुझे यकीन है कि मिस जोडी कॉम्बैट में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। और यहाँ पर मिस जोडी भी इनकी मदद करने के लिए तैयार होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिल्ड में लियाम ने मिस जोडी के साथ भी एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिससे उन्हें भी एक यूनिक स्किल मिल जाती है। जो बात सुन बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं और गिल्ड मास्टर के भी होश उड़ चुके थे। जिसके बाद मिस जोडी गिल्ड से बाहर आती हैं अपनी यूनिक स्किल को चेक करने के लिए और कुछ ही देर में वो सैंडविच लेकर आती हैं। और हाँ, लियाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मिस जोडी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। यहाँ पर एक शख्स घायल होता है, इसीलिए मिस जोडी उसे ये सैंडविच खाने को देती हैं। लेकिन वो शख्स जैसे ही इस सैंडविच को खाता है उसका जख्म ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है। यानी कि मिस जोडी के हाथ का बना हुआ खाना जख्मों को ठीक कर सकता है। भाई ये सब क्या हो रहा है? गिल्ड मास्टर ने तो अपना सिर पकड़ लिया है। जिसके कुछ दिन बाद जेम्स स्टैनली लियाम को बताते हैं कि कुछ ही दिन में प्रिंसेस यहाँ आने वाली हैं, हमारे जैमील किंगडम की पहली राजकुमारी प्रिंसेस स्कारलेट। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि लियाम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हंटर्स गिल्ड के लिए ए रैंक मिशन कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में वो एक साथ 11 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और साथ ही उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उनकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए प्रिंसेस स्कारलेट का लियाम में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और वो लियाम के फैमिलियर से भी मिलना चाहती हैं। लियाम कहता है, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उन्हें मना कर सकता हूँ, क्योंकि वो फैमिलियर्स मेरे दोस्त हैं, ना कि कोई जानवर जिस पर लोग एक्सपेरिमेंट करें। जेम्स कहता है, प्रिंसेस को मना करने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? लियाम कहता है, हाँ। और इसके बाद जेम्स लियाम को यहाँ से जाने को कहते हैं। लियाम के जाने के बाद जेम्स झुककर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसेस। जेम्स के सामने जो मेड खड़ी हुई थी वो कोई मेड नहीं बल्कि राजकुमारी है और वो कहती हैं, उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन क्या वो मेरे सामने ऐसा कर पाएगा? तो अब भाई लियाम के साथ क्या होने वाला है ये जानने में काफी मजा आएगा। वैसे ये एपिसोड 2 एंड हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।